हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं समकालीन विश्व, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आज के विश्व के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज के विश्व में सुरक्षा की कौन कौन सी अवधारणाएं देखने को मिलते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे इसके अर्थ के बारे में, प्रकार के बारे में और आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। कहता है कि मानव के जीवन का मुख्य बिंदु सुरक्षा है। जहां पर व्यक्ति अपनी सुरक्षा को सिक्योर करना चाहता है, यदि वहां पर व्यक्ति के सुरक्षा को पूरी तरह से तवज्जो ना दिया जाए तो व्यक्ति का जीवन नरक का समान होता है। इसीलिए आज के व्यक्ति के जीवन की मुख्य चिंताओं में से एक सुरक्षा ही मानी जाती है। अपने नागरिकों को सुरक्षा के विषय पर विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान देखने को मिलती है। सुरक्षा का अर्थ मानव जीवन में व्याप्त खतरों को दूर करना, ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। मतलब मनुष्यों के जीवन को शांतिपूर्ण करने के लिए सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, सुरक्षा को मुख्य बिंदु के अंदर रखा गया है। तो बात आती है कि सुरक्षा की कौन कौन सी धारणाएं देखने को मिल जाती है। सुरक्षा की दो धारणा है, पहला है पारंपरिक धारणा और दूसरा है गैर पारंपरिक धारणाएं देखने को मिल जाती है। बात करते हैं पारंपरिक, तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक बाहरी है और दूसरा आंतरिक खतरा। बाहरी खतरा जो किसी देश के बाहर से खतरा देखने को मिल जाता है, जैसे कि सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन या शस्त्रीकरण। लेकिन आंतरिक खतरे की बात करते हैं तो वो है किसी देश के अंदर से होने वाले खतरे, जैसे कि कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। ये सारे किसी देश के अंदर की खतरे देखने को मिल जाती है। दूसरा है गैर पारंपरिक, मतलब कि जो किसी देश में चलते हुए आ रहे पारंपरिक तौर से या फिर लंबे समय से चलते हुए जो खतरे की अवधारणा है, ये उससे हट करके है। जैसे मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें है सूखा, महामारी, प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। इन सभी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। यदि बात करते हैं विश्व सुरक्षा के बारे में तो इसमें है नवीन चुनौतियां आती है, जैसे कि आतंकवाद, बीमारियां, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल इसमें होती है। तो आइए हम इन सभी के ऊपर बारी बारी से अध्ययन करें। पहला आता है बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत कौन कौन सी सुरक्षा की चुनौतियों को शामिल किया जाता है। कहता है खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। मतलब सुरक्षा नीति जब हम अपनाते हैं तो किसी देश के ऊपर होने वाले बाहरी देश के हमले को रोकने के लिए ये किया जाता है। इसमें देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी या तकनीकी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। जैसे कि अभी देखा जाए भारत भारत जो है अभी के समय में अपनी सैनिक और तकनीकी तकनीकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व के दूसरे दूसरे देशों से, जैसे कि रूस से और यूएसए से हम अत्याधुनिक तकनीकों को हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। रूस से देखा जाए तो S-400 मिसाइल को हम ले रहे हैं और यूएसए से देखा जाए तो हम विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर को मंगाने का काम कर रहे हैं जो आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसका मुख्य मतलब होता है कि हम बाहरी ताकतों को कंट्रोल कर सके और शक्ति संतुलन को स्थापित कर सके। कहता किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं, ताकि उन देशों के ऊपर होने वाले बाहरी हमले या बाहरी आघात को हम रोक सके या कंट्रोल कर सके। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये किसी देश की, किसी नेशन के आंतरिक आंतरिक और बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। कहता है इसमें
कि राष्ट्रीय हित बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं, जैसे कि अभी के टाइम में देखा जाए तो आसियान, या फिर आप इसके बारे में और देख सकते हैं तो क्वाड। ये कुछ ऐसे ही संस्थान हैं। कहता सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, कौन कौन से तरीके हैं सुरक्षा करने के लिए? तो वह है निशस्त्रीकरण, मतलब कि आपके पास जितने भी परमाणु हथियार हैं उनको खत्म कर दिया जाए। अस्त्र का नियंत्रण, आपके पास जो भी मिसाइल है, परमाणु हथियार है, उसे कम से कम और नियंत्रित करने का काम चालू किया जाए। विश्वास की बहाली, अब हम देशों के बीच में विश्वास की बहाली करें कि कोई भी देश यहाँ पर इस प्रकार के परमाणु हथियार का या शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिससे कि किसी दूसरे देश को आतंकवादी या फिर उसके नुकसान की संभावना हो सके। कहता है पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा या आंतरिक अवधारणा के अंतर्गत देश के अंदर आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था आती है। अब आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था कैसे आती है किसी देश के अंदर? तो जब आप अपने ट्रेडिशनल चीजों को बढ़ावा देते हैं तो उस देश के अंदर सिक्योरिटी आती है कि कहीं ना कहीं अब हमारे ऊपर बाहर से होने वाले हमले को हम रोक सकते हैं। तो ये हमारे अंदर क्या आती है? एक आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था की अवधारणा आती है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार की समस्या बने रहने के कारण ही हमें पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा को अपनाना पड़ता है, ताकि हम अपने देश की सिक्योरिटी कर सके और शक्ति संतुलन को स्थापित कर सके। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, जिसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक धारणा, सैन्य खतरों के साथ साथ मानव अस्तित्व पे आने वाले खतरों से जुड़े होते हैं। जैसे कि सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे और आशंकाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि अकाल। अब अभी के टाइम में देखा जाए तो 2019 में हमारे पास आया था कोविड-19। जो कोविड-19 आया था यह एक टाइप का अकाल था, लेकिन ये एक चिकित्सा अकाल था जिसमें बड़े स्केल पर लोगों की मृत्यु देखने को मिल जाती है। इसी टाइप की कुछ बीमारी होती है, इसे कहते हैं महामारी, जो किसी खास क्षेत्र में देश के राज्यों में देखने को मिल जाती है। वैश्विक तापमान वृद्धि, जो पूरे विश्व में तापमान के बढ़ते हुए स्तर को दर्शाती है। और आतंकवाद, जो किसी भी देश के अंदर होने वाले अल्पकालीन और दीर्घकालिक खतरों को दर्शाती है। यह सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, एक मानवता की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। क्योंकि ये जो खतरे होते हैं ये मानव को काफी बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचाते हैं और विश्व की व्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह शक्ति संतुलन को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए सुरक्षा के ये दो पक्ष माने जाते हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे आते हैं, जैसे कि आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक निर्धनता, मतलब विश्व के स्तर पर गरीबी का बढ़ना, शरणार्थी की समस्या, विश्व के स्तर पर लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाके बसना और बिना किसी वीजा पासपोर्ट के, मतलब इनलीगल तरीके से बसना, ये शरणार्थी की समस्या। बीमारियों का बढ़ना, जैसे एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स या सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे कहते हैं सार्स, ये एक टाइप की बीमारी होती है। इस प्रकार की चीजों को रोकने का काम जो देखने को मिलता है या फिर इसको बढ़ने के जो खतरे देखने को मिलते हैं, उसे हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं में शामिल करते हैं। अगला आता है सहयोग मूलक सुरक्षा। यह सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है? इसकी जो अवधारणा होती है, ये गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए एक सैन्य संघर्ष के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रणनीति को तैयार करते हैं। मतलब कि इस प्रकार की चीजों को पूरा करने के लिए, सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा देते हैं, दो देशों के बीच के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यद्यपि अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में तो हम पहले इसमें करते हैं, संवाद करते हैं, संवाद के साथ साथ हम इसमें विचार करते हैं और मुद्दों को सुलझाने का काम करते हैं। लेकिन यदि ये सारे काम नहीं होते हैं तब जाकर के हम यहाँ पर युद्ध का सहारा लेते हैं। कहता है सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन भी शामिल होती है, जैसे कि इसके अंदर यूएनओ शामिल होता है, WTO शामिल होता है, वर्ल्ड बैंक शामिल होता है, ऐसे कुछ संस्थान इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एनजीओ भी शामिल होती है। एनजीओ की बात करते हैं तो वह रेड क्रॉस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी शामिल होती है।
कुछ व्यावसायिक संगठन और प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। इस कुछ लोग भी इसके अंदर सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें कहता है भारत की सुरक्षा की नीति के 4 घटक। तो भारत की सुरक्षा की नीति के 4 घटक कौन कौन से हैं? पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ये पहला है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना, ये दूसरा है। तीसरा है आर्थिक विकास करना, ताकि हम किसी दूसरे देशों के साथ शक्ति संतुलन को स्थापित कर सके। और चौथा है अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, इसके अंदर सेना, प्रशासन, नौकरशाही, इनको बढ़ावा देने का काम इसमें किया जाता है। अगला टॉपिक आता है आतंकवाद। आतंकवाद से हमारा मतलब होता है क्रूर हिंसा, मतलब कि एक ऐसी हिंसा जिसमें व्यक्ति के धर्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि को कुछ भी नहीं देखा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। इसके व्यवस्थित प्रयोग से, जिससे कि समाज में भय का वातावरण बना रहता है, और इसका उपयोग प्रमुखता से राजनीतिक पांथिक उद्देश्यों के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब कि इसका जो उपयोग किया जा रहा है वह उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर लोगों के मानवता के सिद्धांत को खत्म कर सके। आतंकवाद एक व्यावसायिक प्रयोग है जिसका उपयोग प्रायः हिंसक, विशेष रूप से दबाव के साधन के रूप में किया जाता है। आतंक का इस्तेमाल जो होता है किसी वैश्विक वैश्विक संस्था के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के दबाव की यदि बात करते हैं, इसका जो दबाव होता है वह यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या डब्ल्यूटीओ हो गया, ऐसे कुछ संस्थानों के ऊपर दबाव बनाने के लिए किए जाते हैं। हिंसात्मक कार्य जिनका उद्देश्य एक निश्चित पांथिक मतलब पंथ, राजनीतिक अथवा वैचारिक लक्ष्य के लिए भय उत्पन्न करना होता है। विदित रूपेण नागरिकों की सुरक्षा को लक्षित करना और उनकी अवहेलना करना इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। असंवैधानिक हिंसा तथा युद्ध करना। विश्व में एक राष्ट्र ऐसा नहीं था, सिर्फ विश्व में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। आज विश्व के हर एक देश में आतंकवाद कहीं न कहीं थोड़ा या ज्यादा देखने को मिलता ही है। यद्यपि कुछ देशों ने आतंकवाद को अच्छे बुरे आतंकवाद में विभाजित कर रखा है, परंतु भारत ने इसे भेद से सदैव असहमति दिखाई है, क्योंकि आतंकवाद किसी भी रूप का हो वह लोगों के, समाज के और मानव के अस्तित्व के लिए खतरा ही माना जाता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एक वैश्विक समस्या है तथा इसका प्रतिकार, विरोध सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए ताकि विश्व के लोगों को हम शांति और सद्भाव की सुरक्षा दे सके। इसमें कहता है कुछ एक अंक वाले प्रश्न जो ऊपर हमने पढ़े हैं, इससे संबंधित आपको प्रश्न नीचे देखने को पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।